हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सारस्वत। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट पे। हम लोग आज इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक प्रथम नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद आगमन होता है आर्यों का जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आइए उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, वैदिक सभ्यता का अगर समय की बात की जाए, समयकाल की, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व इसका समयकाल रहा और इसको दो भागों में विभाजित किया गया। जैसे पहला पूर्व वैदिक काल, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य रहा। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच रहा है। और इसके बाद ही जब आर्यों का आगमन हुआ, उसके बारे में कई इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मत है। आइए उस मत को देखते हैं। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना मत दिया है कि आर्य लोगों का आगमन जो है, यानी आर्य लोग कहां से आए हैं, तो तिब्बत से आए हैं। इनका आगमन तिब्बत से हुआ है। और वहीं पे तिलक जी, जिनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक जी, देखिए इनका मत ये है कि इन्होंने कहा ये लोग आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आर्य लोग कहां से आए हैं? तिलक जी ने कहा कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और मैक्समूलर जी का कथन ये है कि ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। और देखिए, मैक्समूलर जी का जो कथन है कि ये लोग मध्य एशिया से आए हैं, यही कथन सबसे ज्यादा मान्य किया गया है, यही कथन ज्यादा माना गया है। अब आइए कुछ आर्यों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, उनका जीवन कैसा रहता था, उनकी जीवन शैली। तो देखिए, आर्य एक संस्कृत शब्द है, जिसका क्या अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। और आर्यों की भाषा की अगर बात की जाए तो देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है यह क्या था, तो पशुपालन था। ठीक है, पारिवारिक शैली की अगर बात की जाए तो देखिए, ये लोग पितृसत्तात्मक यानी पितृ प्रधान था इनकी शैली। और ये लोग गाय को अघन्या बोलते थे, यानी ऐसा पशु जो मारे जाने लायक ना हो, है ना, ये लोग गाय को नहीं मारते थे। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। वर्ण का मतलब यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वगैरह जो थे, ये लोग व्यवसाय यानी कि कर्म के आधार पर ये लोग निर्धारित थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं आर्यों का प्रिय पशु कौन था। देखिए, प्रिय पशु आर्यों का कौन था, तो घोड़ा था। और इनके जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे, ये थे इंद्रदेव। देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखिए, उत्तर वैदिक काल के अगर प्रिय देवता की बात की जाए तो ये लोग प्रजापति जी की पूजा करते थे। और उत्तर वैदिक काल का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि यहाँ पे लोहा पाया गया है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था, वहां कांसा था। और उत्तर वैदिक काल में अंतर जी खेड़ा से पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे। उस समय लोहे के वे लोग श्याम अयस्क कहते थे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल से लोहे का खोज हुआ है, लोहे के उपकरण मिले हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में देखिए, वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित हो चुकी थी। यानी कि जैसे कोई जन्म लेगा तो जो क्षत्रिय के घर में अगर कोई जन्म ले रहा है तो वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण के घर में अगर कोई जन्म ले रहा है तो वो ब्राह्मण है, और शूद्र के घर में कोई जन्म ले रहा है तो वह बालक शूद्र होगा, और वैश्य के घर में कोई जन्म ले रहा है तो वह बालक वैश्य होगा। तो आइए अगला देखते हैं आर्यों की सामाजिक इकाई। तो इनकी सामाजिक इकाई किस तरह थी? देखिए, पहले परिवार होता था। जब परिवार बड़े आकार में बढ़ता जाता था तो उसको ग्राम कहते थे। और जब ग्राम और बड़ा होता था तो उसको विश्व कहते थे। विश्व जब और बड़ा होता था तो जन होता था। और जन जब बड़ा होता था तो एक जनपद यानी कि एक राष्ट्र का निर्माण होता था। और परिवार को कुल भी कह सकते हैं। और देखिए आगे चलकर देखते हैं,
देखिए वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो भाई जाहिर सी बात है जानकारी तो वेदों से ही मिली हम लोगों को। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हम लोगों को जानकारी ऋग्वेद से मिली है और उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेद से हम लोगों को जानकारी मिली है। जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जानकारी किस काल की मिली, तो उत्तर वैदिक काल की मिली है। तो आइए अब बात करते हैं उस वेद की जो अपने में ही संपूर्ण है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद जो है बहुत ही प्राचीन है और इसके संकलनकर्ता की अगर बात की जाए तो वेदव्यास जी और कृष्णद्वैपायन जी हैं। और इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इनके मंडलों के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं वो इस प्रकार देखिए, जैसे तीसरा मंडल है तो तीसरे मंडल में इनके गायत्री मंत्र मिला है जो कि विश्वामित्र जी द्वारा रचित है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और सातवां मंडल अगर देखते हैं तो इसमें दशराग यज्ञ के बारे में लिखा है। और दशराग यज्ञ में एक सुदास राजा थे, उनके अन्य 10 राजाओं के साथ में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जो कि परुष्णी नदी, यानी कि जो वर्तमान में रावी नदी है उसका प्राचीन नाम है। तो वहां पे जो है सुदास नामक एक राजा थे, उनसे 10 अन्य राजाओं के बारे में उनके युद्ध का उल्लेख मिलता है इसमें दशराग यज्ञ में। और अगर नवे मंडल की बात की जाए तो नवे मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख है। सोम देवता के बारे में उल्लेख है और सोम देवता की पूजा वनस्पति देव के रूप में की जाती थी। और अगर आगे 10वां मंडल अगर हम लोग देखते हैं, देखिए 10वें मंडल में पुरुष सूक्त था जिसमें वर्ण व्यवस्था निहित थी, यानी कि वही जो अभी हमने बताया था, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के बारे में जो लिखा है, तो यहीं से मिला है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। अब आगे देखते हैं दूसरा वेद जो कि संगीत का वेद माना जाता है, जिसका नाम है सामवेद। तो यह संगीत का जनक भी इसको बोल सकते हैं, जहां से 7 सुरों का सर्वप्रथम प्रयोग मिला है। वह कौन सा वेद है, तो सामवेद है। इसका एक उपवेद है जो कि एग्जाम बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है गंधर्व वेद। तो देखिए इसका उपवेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गंधर्व वेद। अब आइए अगला वेद देखते हैं जिसका नाम है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है ना। इसकी दोनों में जो इसकी रचनाएं मिल जाएंगी। और यजुर्वेद से यज्ञ की विधियों का वर्णन भी मिलता है, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ जो किए जाते थे ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा, उस यज्ञ का वर्णन भी मिलता है। और अगला वेद देखते हैं जिसका नाम है अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। इसमें विवाह, चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वंशीकरण का संबंध इसी वेद से माना जाता है। किस वेद से, अथर्ववेद से माना जाता है। अब आइए देखते हैं वैदिक काल की कुछ प्रमुख प्राचीन नदियों के नाम देखते हैं। जैसे कि आपकी जो गोमती नदी है उसका नाम प्राचीन क्या था, तो गोमल था। और रावी नदी का जो प्राचीन नाम हुआ परुष्णी था। और सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुर्धी था। और चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो अस्किनी था। और काबुल नदी के अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो कुंभा था। झेलम का प्राचीन नाम विस्तता। और गंडक का सदानीरा, यानी कि सदा बहने वाली नदी है ना गंडक, इसका क्या प्राचीन नाम था, सदानीरा। और व्यास का विपाशा प्राचीन नाम था। तो आइए हम लोग इसको पुनः रिवाइज करते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित है, जिसका समय काल की अगर बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय पीरियड माना जाता है। यह 2 भागों में विभाजित की गई है। देखिए पहले ऋग्वैदिक काल, यानी कि इसको दूसरा पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल, ये 2 भागों में विभाजित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आगमन होता है आर्यों का, और ये सभ्यता उन्हीं की बसाई हुई सभ्यता है। तो देखिए
अब अगर बात करते हैं कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ, तो जो हमारे इतिहासकार हैं उनका अपना अपना मत है। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि ये लोग तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा ये लोग आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे, और मैक्स मूलर जी ने कहा है मध्य एशिया से आए थे, है ना। इन्हीं का जो मत है वो ज्यादा मान्य रखा गया है। देखिए आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। इनका मुख्य व्यवसाय अगर देखा जाए तो पशुपालन था या कृषि भी करते थे। और पारिवारिक शैली कैसी थी, जो पितृ सत्तात्मक या पितृ प्रधान कह सकते हैं। और ये लोग गाय को पालते थे, गाय को अग्रण्य बोलते थे। और ऋग्वैदिक काल में देखिए वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो व्यवसाय पे थी यानी कि कर्म के आधार पे थी। और आर्यों का प्रिय पशु देखा जाए तो क्या था, घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता इनके कौन थे, इंद्र थे, जिसका नाम कम से कम 250 बार ऋग्वेद में मिलता है। और उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता की अगर बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की पूजा होती थी। प्रजापति की पूजा होती थी। और उत्तर वैदिक काल का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अंतरजिखेड़ा से पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे। उस समय लोहे का नाम श्याम अयस्क के रूप में यूज किया जाता था। अब आगे देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो जन्म के आधार पर हो गई थी कि अगर ब्राह्मण के घर पुत्र होगा तो वह ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में पुत्र होगा तो वह क्षत्रिय होगा, है ना, ऐसे ही थी। और आर्यों के सामाजिक इकाई की अगर बात की जाए, देखिए पहले परिवार जब बड़ा होता था तो ग्राम में बदलता था, ग्राम बड़ा होकर विश्व में, और विश्व जन में, फिर जन, फिर बाद में जनपद में होता था, है ना, एक राष्ट्र का निर्माण होता था। तो देखिए वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोगों को वेदों से ही पता चला है, वेदों से ही इसकी जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं, पहला वेद है अपना ऋग्वेद, जो कि बहुत ही प्राचीन और अपने में संपूर्ण वेद माना जाता है ना। इसके संकलन करता कौन कौन है, तो वेद व्यास जी हैं, कृष्ण द्रौपायन जी हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। देखिए इसके जो मंडल हैं बहुत इंपॉर्टेंट वहां यहाँ पे नोट है, जो तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। देखिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। और 7वें मंडल में दशराग यज्ञ है, जो कि परशुनदी नदी के तट पर देखिए सुदास नामक एक राजा थे, उन्होंने अन्य 10 राजाओं के साथ में युद्ध किया था। उस चीज का वर्णन दशराग यज्ञ यानी कि 7वें मंडल में आपको मिलेगा। 9वां मंडल जो है सोम देवता थे, और उनकी पूजा, सोम देवता की पूजा वनस्पति देव के रूप में की जाती थी। उस चीज का वर्णन 9वें मंडल में है। और 10वें मंडल की अगर बात की जाए तो इसमें पुरुष सूक्त यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया है, जानकारी दी गई है। अब आगे देखते हैं दूसरा वेद यानी कि साम वेद। देखिए ये वेद संगीत का वेद माना जाता है, 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं से मिला है। इसका जो वेद है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गंधर्व वेद। अब आगे देखते हैं तीसरा वेद अगला, जिसका नाम है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह है कि यह गद्य और पद्य में दोनों में रचित है, ठीक है। और यज्ञ की विधियों का वर्णन भी यहीं से मिलता है। अथर्ववेद, अब अगला वेद है अथर्ववेद, जिसको ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। यहां से विवाह, चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वंशीकरण का संबंध भी अथर्ववेद से माना गया है। अब आगे देखते हैं वैदिक काल की कुछ नदियों के नाम, जो बहुत प्राचीन नदियां हैं, उनके आधुनिक नाम देखते हैं। जैसे कि गोमल जो कि प्राचीन नदी है, जिसका आधुनिक नाम क्या है, गोमती है। परुष्णी नदी का नाम रावी है। शतुर्धी का नाम सतलज है। अश्विनी का नाम चिनाब है। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, तो काबुल है। विस्पदा का आधुनिक नाम झेलम है। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, गंडक है। और विपाशा का आधुनिक नाम क्या है, तो व्यास है। तो आज हम लोगों ने वैदिक संस्कृति को पढ़ा, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। लोगों ने आर्यों के भारत के आगमन के बारे में पढ़ा कि आर्य लोग की क्या क्या विशेषताएं थी, और हम लोग ने वेदों के बारे में पढ़ा क्योंकि वेदों से ही उनकी जानकारी मिलती है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, पढ़ेंगे
16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों के बारे में देखा जाएगा और उसमें सर्वश्रेष्ठ जो मगध था, मगध का उत्कर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।